नमस्कार, स्वागत है आपका द पॉलिटेक्निक क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पे आपके सामने लेकर आए हैं सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। यह फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप बी वालों के लिए पढ़ना है, यानी कि सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो हम पहले कल अपलोड करे थे, जो आप लोग आशा है कि देख चुके होंगे और आप जाने होंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ना क्या है। आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर में अब हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे और आपको लिखाते चलेंगे और आपको बताते चलेंगे। तो आज से हमारा ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्लास स्टार्ट होता है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई में मन लगा रहे होंगे। और अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखे हैं तो उस वीडियो से हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस, यानी कि आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, आप इसे खुद से ट्राई करिए और वीडियो पॉज करके आप इसे बना सकते हैं। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बॉडी which does not deform under a normal load is called. A body which does not deform under a normal load is called. Option A rigid body, option B plastic body, option C both A and B, option D none of these. हाँ, तो पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वैसा बॉडी जो नॉर्मल लोड लगने से डिफॉर्म नहीं होता है। कल इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि डिफॉर्म का मतलब होता है शेप चेंज होना, साइज चेंज होना। तो उस बॉडी को क्या कहते हैं जो लोड में डिफॉर्म नहीं होता है? तो इसका आंसर आप आशा है कि अब तक दे चुके होंगे अगर इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखे हैं तो। इसका सही आंसर है रिजिड बॉडी। अब आपके सामने स्क्रीन पे आएगा दूसरा क्वेश्चन। आप हो सकता है तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। और अब मैं बताता हूं आपको। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज, फर्स्ट ऑप्शन है पाउंड किलोग्राम, सेकंड ऑप्शन है किलोग्राम, थर्ड ऑप्शन है ग्राम, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है कि मास का ऐसा यूनिट क्या है। तो इसका सही आंसर है, आशा है कि आप लोग दे चुके होंगे, और इसका सही आंसर है किलोग्राम। ये जो क्वेश्चंस है ये हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में जो हमने बताया था, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जब कराया था इस सब्जेक्ट का, उसमें हमने बताया था, उससे ये क्वेश्चंस है। और ये पिछले 2019 का ये क्वेश्चन है, पिछले साल आया हुआ है। अच्छा, अब आपके स्क्रीन पे है अगला क्वेश्चन। ये है ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच रिलेट्स टू बॉडीज इन मोशन विदाउट एनी रेफरेंस टू फोर्स इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है काइनेमेटिक्स, सेकंड ऑप्शन है काइनेटिक्स, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। अब आप इस वीडियो को पॉज करिए और खुद से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आशा है आप बना लिए होंगे। मैं बताता हूं आपको। इसमें पूछा गया है मैकेनिक्स का वह ब्रांच जिसमें बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। कल हमने आपको बता चुका था कि मोशन किस ब्रांच में पढ़ते हैं और रेस्ट में हो तो किस ब्रांच में पढ़ते हैं। तो यहाँ मोशन तो है ही, साथ में है मोशन विदाउट एनी रिफरेंस टू फोर्स, यानी कि मोशन क्यों हो रहा है उसके बारे में हमें स्टडी नहीं करनी है, किसी फोर्स के रिफरेंस के बारे में स्टडी नहीं करनी है। तब वो किस में आता है, काइनेमेटिक में कि काइनेटिक में? अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे कि अगर रेफरेंस नहीं देना है फोर्स का तो काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, तो ये था अब तक कल के वीडियो से आए हुए क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे, अब आपके सामने आज फर्स्ट लेक्चर में हम लेकर आए हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूनिट 1। यूनिट 1 में हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में घुसने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो जानने ज़रूरी होते हैं, यानी कि कुछ शब्द के डेफिनेशंस वगैरह। तो आप इसको नोट करते चलिएगा हमारे साथ।
बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले तो मैकेनिक्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे। आपके सामने मैकेनिक्स का डेफिनेशन लिखा हुआ है, द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस दैट डील्स विथ द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन इज टर्म्ड एज मैकेनिक्स। कहने का मतलब कि ब्रांच फिजिकल साइंस की, ब्रांच ये जो मैकेनिक्स है वो ब्रांच है किसकी, फिजिकल साइंस की। वो करती क्या है, दैट डील्स विथ द स्टेट, स्टेट मीन्स अवस्था, द स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट मीन्स विराम, द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि विराम की अवस्था या गति की अवस्था, इज टर्म्ड एज मैकेनिक्स, इसी को कहते हैं मैकेनिक्स। सिंपल सिंपल, बस एक लाइन का डेफिनेशन है, आप आसानी से याद कर सकते हैं और अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अच्छा, इस मैकेनिक्स के डेफिनेशन के बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन हुआ है, जैसा कि हमने कल भी बताया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, तो वहाँ केवल हमने टेबल दिखाया था, यहाँ पे आपको कुछ ब्रीफ में मिलेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसका हम क्लासिफिकेशन किस आधार पे करते हैं, किस आधार पे क्लासिफिकेशन करते हैं वो देखिए। डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी, डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी टू व्हिच द मैकेनिक्स इज अप्लाइड। कहने का मतलब कि हम किस पे डिपेंड होके इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो बॉडी के डिपेंड, बॉडी पे डिपेंड होके क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, यानी कि बॉडी के आधार पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। कौन से बॉडी, टू व्हिच द मैकेनिक्स इज अप्लाइड, उसी बॉडी के लिए करेंगे जिसपे हम अप्लाइड करेंगे मैकेनिक्स को। बात समझ में आ गई? यानी कि ये लिखा होता है इंग्लिश में, लेकिन इसका मतलब इतना आसान होता है कि आप आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए इंग्लिश से डरने की तो बात ही नहीं है। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी टू व्हिच द मैकेनिक्स इज अप्लाइड द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्लासिफाइड एज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। यानी कि हमने मैकेनिक्स को दो पार्ट में बांट दिया, लेकिन उसका आधार क्या था, बांटने का आधार क्या था, तो बांटने का आधार था बॉडी। यानी कि जिस बॉडी पे आप मैकेनिक्स अप्लाइड कर रहे हैं, मैकेनिक्स के लॉ अप्लाइड करेंगे, जो आप भी पढ़ेंगे मैकेनिक्स, पूरा जो मैकेनिक्स आपका खत्म होगा, तो ये किस बॉडी पे अप्लाई होगा, किसी न किसी तो बॉडी पे ही अप्लाई होता है। तो उस बॉडी के आधार पे हमने इसका दो तरह से क्लासिफिकेशन कर दिया है। पहला है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और मैकेनिक्स, दूसरा है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। जब नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो मैकेनिक्स है ये सॉलिड के लिए अवेलेबल है और ये जो मैकेनिक्स है फ्लूइड के लिए अवेलेबल है। तो हमने क्लासिफाई किया यहाँ पे मैकेनिक्स को दो पार्ट में, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। यहाँ सॉलिड और फ्लूइड का मतलब आपको हम कल भी समझा दिए थे। फ्लूइड जो आसानी से अपना शेप बदल लेता है, जैसे अगर आप वाटर है उसे ग्लास में रखते हैं तो ग्लास का शेप बना लेता है, थाली में रखें तो थाली का शेप बना लेता है। ये सब आप बचपन से जानते होंगे, इसलिए इस पर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सॉलिड तो आप देख ही रहे हैं, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ये वाइट बोर्ड है, ये सॉलिड है। आपके हाथ में जो पेन है वो सब सॉलिड है। सॉलिड और फ्लूइड आप आसानी से पहचानते हैं। हवा जो है इसे आप सॉलिड कहेंगे या फिर फ्लूइड कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे। जैसे आप बचपन में ही पढ़े होंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो लिक्विड और गैस जो होते हैं उन्हें एक ही टर्म में फ्लूइड कहा जाता है, ठीक है, और सॉलिड। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ब्रांच ये रहा, जो हमने आपको कल भी बताया था टेबल बना के, और यही वो टेबल है, इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, दो ब्रांच, इसको दो ब्रांच में बांटा गया। और ये किस आधार पे बांटा गया, तो बॉडी के आधार पे। कौन से बॉडी के आधार पे, तो वही बॉडी जिस पे हम मैकेनिक्स का रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये पहला था सॉलिड और दूसरा था फ्लूइड, ठीक है। तो हमने फ्लूइड यानी कि बॉडी के आधार पे सॉलिड और फ्लूइड दो पार्ट में मैकेनिक्स को डिवाइड कर दिया। अब फ्लूइड मैकेनिक्स जो है यानी कि मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड जो है वो अभी आपके इस सिलेबस में, इस सेमेस्टर में नहीं पढ़ना है। ये आपको, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसका बहुत बड़ा रोल है सिविल इंजीनियरिंग में खास करके। तो सिविल के स्टूडेंट जो हैं वो आगे आने वाले सेमेस्टर में इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ये पूरा एक सब्जेक्ट कैरी करेगा। यहाँ पे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड वापस से इसकी दो ब्रांच हैं। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के वापस से दो ब्रांच हैं। पहला है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, दूसरा है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। अब सबसे पहले समझिए, आप लाइन से समझते चलिए। सबसे पहले जब मैकेनिक्स आप पढ़े तो उसमें आप जाने कि मैकेनिक्स होता क्या है। उसके बाद मैकेनिक्स
अप्लाई किस पे होता है, तो किसी न किसी बॉडी पे अप्लाई होता है। तो अब वो बॉडी कैसी है इसके आधार पे हमने मैकेनिक्स को दो भाग में बांट दिया, एक सॉलिड और एक फ्लूइड, क्योंकि बॉडी सॉलिड भी हो सकती है फ्लूइड भी हो सकती है। अब फ्लूइड वहाँ पे एंड होता है और हम आगे आते हैं सॉलिड में। अब जो सॉलिड बॉडी है वो भी दो तरह का हो सकता है, या तो वो रिजिड हो और या तो वो डिफॉर्मेबल हो। रिजिड कहने का मतलब उस पर फोर्स लगा के हम उसका साइज शेप नहीं डिफॉर्म कर सकते हैं, उसका आकार हम नहीं बिगाड़ सकते हैं, तो वो रिजिड हो गया। जैसे घर में लगने वाला जो ब्रिक है, ईंटा पत्थर का टुकड़ा, ये भी स्केच पेन ही है, हम इस पर फोर्स लगा के, नॉर्मल फोर्स लगा के हम इसे डिफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो ये रिजिड बॉडी में कहलाएगा। रिजिड बॉडी, कोई भी बॉडी रिजिड तभी तक रह सकती है जब आप उस पर एक सर्टेन अमाउंट में मतलब कि फोर्स लगाएंगे, यानी कि एक लिमिट के बाद कोई भी बॉडी को आप मतलब कि ब्रेक करा जा सकता है, उसका आकार बदला जा सकता है। आप तो डेली लाइफ में भी जान सकते हैं, बाय द वे ये मान लिया जाए स्केच पेन है, इसे हम अपने हाथ से फोर्स लगाकर इसे डिफॉर्म नहीं कर सकते, बट अगर इस पर कोई भारी वस्तु रख दिया जाए तो 30-40 kg का, इसका साइज भी चेंज हो ही जाएगा, इसका शेप बिगड़ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये होता है कि रिजिड बॉडी एक कॉन्सेप्ट है। आइडियली एक्चुअल में इस ब्रह्मांड में रिजिड बॉडी, कंप्लीटली रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हर बॉडी किसी न किसी सर्टेन अमाउंट पे उसका शेप डिफॉर्म होगा ही होगा। तो यहाँ फिर हम पढ़ते क्यों हैं इसको इसीलिए पढ़ते हैं, यानी कि आप ऐसा समझिए कि जब हम इसकी पढ़ाई करते हैं तो इसमें जो डिफॉर्मेशन होती है वो एक्चुअल में बहुत नेग्लिजिबल होती है, यानी कि बहुत कम होती है, इसीलिए हम उसे कंसीडर ही नहीं करते। अगर हो भी रही है और जब हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं रिजिड बॉडी, तो उसमें होने वाले डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट कर देंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि वहाँ पे कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यानी कि उसका साइज फिक्स है, शेप फिक्स है। अब आते हैं मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी पे। अब जाहिर सी बात है, डिफॉर्मेबल तो हर बॉडी डिफॉर्मेबल ही है, तो ये जो बॉडी है वो नॉर्मल फोर्स से डिफॉर्म किया जा सकता है। जैसे आपके पास वो जो पहले पेन नहीं आता था वो 3 रुपया वाला, उसे आप फोर्स अगर लगाते हैं तो उसे आप थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं, तो इस तरह की हो गई। या फिर गूथा हुआ आटा हो गया, या फिर वो जो पेंसिल का लिखा हुआ जो मिटाते हैं ना, वो इरेजर हो गया, वो सब डिफॉर्मेबल बॉडी हम इसको कह सकते हैं। यानी कि फिर से सॉलिड बॉडी दो तरह की होती है, या तो वो रिजिड होगी या तो वो डिफॉर्मेबल होगी, यानी कि एकदम ईंट की तरह रिजिड होगी या तो फिर गूथे हुए आटे की तरह डिफॉर्मेबल होगी। वापस अब डिफॉर्मेबल बॉडी में दो थ्योरी आती है। किसी बॉडी को आप डिफॉर्म कर सकते हैं तो उसमें दो थ्योरी आती है। अच्छा देखिए, आप डिफॉर्मेबल बॉडी में ही देखिए, बाय द वे कोई ऐसा बॉडी है जिसे आप डिफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एक स्टिक जो स्कूल में पिटाई होने के लिए यूज करता है ना टीचर जी, हाँ, तो वो स्टिक जो होती है उसे आप डिफॉर्म करके देखिए, हल्का सा जब आप फोर्स लगाते हैं तो वो डिफॉर्म होता है, लेकिन आप जैसे ही फोर्स हटाते हैं वो वापस से अपना शेप में आ जाता है। यानी कि एक स्टिक थी इतनी लंबी, हमने फोर्स लगा के उसको मोड़ा, लेकिन जब फोर्स हटाया यानी कि जब उसको छोड़ा तो वो वापस से सीधी हो गई। अच्छा, एक टाइप का ऐसा भी बॉडी हो सकता है जिसमें कोई ऐसा वस्तु है जिसको हमने फोर्स लगा के मोड़ दिया, अब फोर्स हटाया तो वो मुड़ा ही रह गया। हो सकती है या नहीं हो सकती, आप खुद सोचिए। डिफॉर्मेबल बॉडी दो तरह की हो सकती है या नहीं। पहला ये कि अगर हम उस पर फोर्स लगा के उसका शेप चेंज कर दें, कहने का मतलब उसे डिफॉर्म कर दें और वापस से फोर्स हटा दें तो वो वापस अपने साइज में आ जाए, अगर या तो फिर नहीं आए। तो यदि वापस साइज में आ जाती है तो उसके लिए पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, और साइज में अगर नहीं आए तो उसके लिए पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी। यानी कि वैसा वस्तु, इलास्टिसिटी एक गुण है किसी वस्तु का। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू व्हिच द बॉडी रीगेन्स इट्स शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। और जो प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिसिटी भी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब गुण है बॉडी का। यानी कि प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू व्हिच द मटेरियल डू नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। कहने का मतलब ये कि प्लास्टिक बॉडी उस बॉडी को कहते हैं, या फिर प्लास्टिसिटी बॉडी के उस गुण को कहते हैं जब फोर्स हटाने के बाद उसमें जो डिफॉर्मेशन हुआ था वो वापस नहीं जाए। ठीक है, तो इसका कहानी खत्म होता है यहाँ पे। ये है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। इसके भी दो पार्ट हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक कब कहेंगे और डायनेमिक कब कहेंगे, आप ध्यान दीजिए। ये रिजिड बॉडी का कहानी है।
रिजिड बॉडी वो जिस पे आप फोर्स लगाएं तो वो डिफॉर्म ना हो, ठीक है। तो स्टैटिक और डायनेमिक, अब चूंकि हम फोर्स लगाएंगे तो या तो वो बॉडी रेस्ट में रहेगी या तो वो बॉडी मोशन करने लगेगी। किसी भी टाइप का मोशन हो सकता है, आप मोशन 9th 10th में पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो या जब रेस्ट पे रहेगी तो स्टैटिक में हम पढ़ाई करेंगे उसकी, मतलब कि मैकेनिक्स के स्टैटिक ब्रांच में पढ़ाई करेंगे, और अगर वो मोशन करने लगती है तो उसकी पढ़ाई हम डायनेमिक में करेंगे, ठीक है। अब जब रेस्ट पे है तो स्टैटिक रहेगा और मोशन पे है तो डायनेमिक। अब देखिए डायनेमिक में भी दो ब्रांच इसके भी हैं। इसके दो ब्रांच में क्या है कि भैया जब मोशन ये कर रहा है तो किसी न किसी एक्सटर्नल एजेंट के कारण कर रहा होगा, एक्सटर्नल एजेंट फोर्स के कारण कर रहा होगा, या तो जैसे मान लिया जाए कोई बस है वो मूव कर रही है, तो वो क्यों मूव कर रही है, क्योंकि उसमें इंजन लगा हुआ है, उसमें फ्यूल है, डीजल पे वो चल रही है, तो इसके कारण वो मूव कर रही है। कोई तो कारण है ना मूव करने का। हम आगे जमीन पर आगे की तरफ क्यों बढ़ पाते हैं? हम इसलिए बढ़ पाते हैं कि हम अपने मांसपेशियों से, अपने पैर से जमीन को पीछे की तरफ धक्का देते हैं। तो कोई तो कारण होता ही है किसी भी मोशन का। तो यहाँ पे मोशन का कारण अगर आपको जानना है, यानी कि कारण के साथ स्टडी करना है, तो आप काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप कारण जाने बिना स्टडी करते हैं तो आप काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था जिसमें पूछा था विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स कहने का मतलब कि आप मोशन करने वाले काउच को छोड़ देंगे, ठीक है। तो काउच को छोड़ेंगे तो काइनेमेटिक्स, काउच को लेके चलेंगे तो काइनेटिक्स, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेंगे। हाँ, ये एक पार्ट और रह गया था डायनेमिक्स। इसमें दो पार्ट है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, ठीक है। तो काइनेटिक्स यानी कि यहाँ पे जो हमने लिखा है ना, ये आपके नोट कॉपी में होने चाहिए, इसलिए हमने लिखा है। आप इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। मैं समझा देता हूँ जो हमने लिखा है यहाँ पे। काइनेमेटिक्स में लिखा है द डायनेमिक्स डीलिंग विद द प्रॉब्लम विदाउट रेफरिंग टू द फोर्स कॉजिंग द मोशन ऑफ द बॉडी। यदि किसी के स्पेलिंग में आपको दिक्कत हो रही हो, ऐसे तो हमने ट्राई करा है लिखने का साफ साफ, द डायनेमिक्स DYNAMICS, और चूंकि ये सब टर्म्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं बार बार, आप पिछले क्लास से ही देख रहे हैं, तो आपको मुझे नहीं लगता कि कहीं पे प्रॉब्लम होगी। कॉजिंग का स्पेलिंग है CAUSING, ठीक है। रेफरिंग REFERRING, ठीक है। और तो कोई ऐसा नहीं लग रहा है, प्रॉब्लम्स आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स है, यानी कि काइनेमेटिक्स में द डायनेमिक्स डीलिंग विद द प्रॉब्लम विदाउट रेफरिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? विदाउट रेफरिंग। हाँ, यहां काइनेमेटिक्स में हम लोग उसी प्रॉब्लम को डील करते हैं जहां रेफरेंस नहीं लेना है किसका? फोर्स का। कौन से फोर्स का? कॉजिंग द मोशन ऑफ द बॉडी, बॉडी के मोशन के लिए जो जिम्मेदार है उस फोर्स का रेफरेंस लिए बिना अगर आप प्रॉब्लम डील करते हैं तो वो पढ़ेंगे आप काइनेमेटिक्स, ठीक है। अब इसी का एक और ब्रांच है, यानी कि डायनेमिक्स का एक और ब्रांच है काइनेटिक्स। ये डील करता है, इट डील्स विथ द फोर्स कॉजिंग मोशन, यानी कि मोशन जिस फोर्स के कारण हो रहा है उसके साथ ही ये डील करता है। और ये जो फोर्स के कारण मोशन हो रहा है, हमें उस फोर्स से कोई लेना देना नहीं, हमें बस मोशन से मतलब है। हमने पत्थर फेंक दिया तो बस हमें उस पत्थर के मोशन से मतलब है कि वो कहाँ जाके लगेगा, हमें इससे मतलब नहीं है कि वो फोर्स आया कहाँ से। जैसे मान लिया जाए कि कोई बाबा जा रहे हैं, पीछे से कोई बच्चा ढेला मार दिया। अब ढेला मार दिया तो जब हम काइनेमेटिक्स के पढ़ाई करेंगे ना, तो हमें उससे मतलब नहीं है कि ढेला कौन मारा, आप रिलेट कर पाइएगा। काइनेमेटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो हमें इससे मतलब नहीं है कि ढेला मारा कौन, बाबा को चोट लगे या ना लगे, लेकिन ढेला मारा कौन उससे मतलब नहीं है, यानी कि विदाउट रेफरिंग द फोर्स। लेकिन जब काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें उससे मतलब है कि भैया ढेला मारा कौन, ठीक है। हम लोग जब पढ़ाई करते थे ना तो उस समय बहुत कंफ्यूजन होती थी ये काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में, क्योंकि दोनों सुनने में एक जैसा लगता है, दोनों का उच्चारण सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन। अब यही यदि आपसे आप तो अभी पढ़े हैं, इसलिए आपसे अगर पूछा जाए कि किसी में रेफरेंस नहीं लेंगे तो आप कहा देंगे काइनेमेटिक्स। लेकिन जब पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा, यूनिट 5 का लास्ट लेक्चर चलते रहेगा, और तब हम यदि आपसे पूछे कि बताइए काइनेमेटिक्स में रेफरेंस लेते हैं कि काइनेटिक्स में लेते हैं कि काइनेमेटिक्स में, तब उस समय आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इसीलिए हम याद करने का यही सब तरीका रखते थे, जैसे कि काइनेमेटिक्स ये बड़ा है, बड़ा वाला में रेफरेंस नहीं लेना है। जैसे कोई घर के बड़ा भाई है ना, काम करेगा, काम नहीं करेगा, सब छोटका पर्दे ले चल जाएगा, यानी कि काइनेमेटिक्स में विदाउट रेफरिंग, यानी कि फोर्स का रेफरेंस नहीं लेना है। और जो छोटका है
काइनेटिक्स, इसी को सब करना पड़ता है। मोशन का भी स्टडी करो, फोर्स का भी स्टडी करो। आप समझिएगा, छोटा वाला मिर्चाई ही ज़्यादा तीखा है, इसमें फोर्स का रेफरेंस लेना है। ठीक है, इस तरफ हो गया। यानी कि ये जो कुछ टर्म्स थे जो हमने टेबल में आपको समझाए थे, ये आपके पास होने चाहिए। अच्छा, अब कल से हम शुरू करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी, यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रयोग होंगे, तो आपको उन शब्द का मतलब पता होना चाहिए। जैसे मास, टाइम, स्पेस। मास यानी कि द्रव्यमान, टाइम मतलब समय, स्पेस मतलब जगह, लेंथ मतलब लंबाई, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और मोमेंटम। ये सब आपको जानना है। कल से हम स्टार्ट करेंगे इन सब का डिफिनेशन। यदि आपके पास कोई भी बुक है तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, पढ़ के आइएगा और उसके बाद हम कल बताएंगे, आपको समझा देंगे कि इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या डेफिनेशन होता है, आप समझ लेंगे। क्योंकि कभी कभी ना ये 1-2 नंबर के मार्क्स में आते हैं। ठीक है, तो आज यही क्लास समाप्त करते हैं। आप इसे लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस से। थैंक यू।